क्षेत्र के पूर्व विधायक आदरणीय श्री रघुराज सिंह कंसाना जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा बहन श्रीमती गीता हरसाना जी, और आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से दिल्ली से पधारे हमारे नेफेड के सीएमडी आदरणीय संजीव चड्ढा साहब, हमारे हॉर्टिकल्चर बोर्ड के प्रमुख आदरणीय राजवीर सिंह जी, जिले के कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय, पूर्व विधायक श्री शिवमंगल सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष केदार सिंह जी, दिनेश जैन जी, मोहर सिंह माठ साहब, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हमारे राम कुमार महेश्वरी जी, नगर निगम के पूर्व सभापति अनिल गोयल जी, पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष भाई हमीर सिंह पटेल साहब, और इस अवसर पर उपस्थित हमारे सभी गणमान्य सज्जनों, बहनों और पत्रकार मित्रों, आज मुरैना जिले में शहद के व्यापार को बढ़ाने की दृष्टि से और छोटे किसान की आमदनी बढ़ाने की दृष्टि से जो प्रयोगशाला का शिलान्यास हो रहा है, यह जब काम पूरा होगा और जैसा चड्ढा जी ने आपको बताया कि पूरा हनी कॉरिडोर के रूप में इस क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है। जब एफपीओ बन जाएंगे, काम प्रारंभ हो जाएगा, तो जिस प्रकार से सरसों के कारण हमारा यह चंबल का क्षेत्र पूरे देश में जाना जाता है, ठीक उसी प्रकार से शहद की दृष्टि से भी यह पूरे देश में जाना जाएगा। अभी भी हनी की दृष्टि से जो काम है वह मुरैना जिले में काफी है, लेकिन अब इस काम के कारण किसान की आमदनी बढ़े और किसान इससे जुड़े, तभी सरकार का उद्देश्य पूरा होता है। व्यापारी को अगर व्यापार करना है तो उसके पास 500 रास्ते खुले हुए हैं, एक नहीं चलेगा तो दूसरा व्यापार वो कर लेगा। लेकिन किसान को गांव में ही काम नहीं मिलेगा और खेत में मुनाफा नहीं मिलेगा, तो किसान के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब यह कहा कि किसान की आमदनी दोगुनी होनी चाहिए, तो ये सिर्फ नारा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने जब यह आह्वान किया कि किसान की आमदनी दोगुनी होनी चाहिए, तो अपनी सरकार के आचरण में भी योजनाओं के माध्यम से उस काम को प्रारंभ किया। उदाहरण के लिए 2006 में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। अटल जी ने शुरुआत की थी कि कृषि के क्षेत्र में बदलाव कैसे लाया जाए।
और इसलिए उन्होंने स्वामीनाथन साहब की एक कमेटी बनाई थी। स्वामीनाथन साहब ने देश भर में घूम घूम कर लोगों से विचार किया और उन्होंने अपनी 201 रिकमेंडेशन भारत सरकार को 2006 में सौंपी। यूपीए गवर्नमेंट के पास ये अवसर था कि वो कृषि सुधार बिल ला सकते थे और इसका यश ले सकते थे, लेकिन बिचौलियों के दबाव में उस समय ऐसा नहीं हो सका। यूपीए सरकार के समय उनके पास ये अवसर था कि स्वामीनाथन साहब की रिकमेंडेशन को मानकर एमएसपी को लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर घोषित करने का वो निर्णय कर सकते थे, लेकिन यूपीए की सरकार ने ये भी नहीं किया। लेकिन हम गौरव के साथ ये बात कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो एमएसपी को 1.5 गुना किया कि नहीं किया, बताओ। और सिर्फ एमएसपी बढ़ाई नहीं, साल में 2 बार रबी और खरीफ की एमएसपी जो किसान की लागत आती है उसमें पाई पाई जोड़ा जाता है, किसान का परिश्रम भी जोड़ा जाता है, बिजली का किराया भी जोड़ा जाता है, ट्रैक्टर का डीजल लगता है वो भी जोड़ा जाता है और उसके बाद उसकी लागत का एक आकलन किया जाता है और जो लागत आती है उस पर 50% जोड़कर एमएसपी घोषित किया जाता है। अब एमएसपी पर अगर 50% मुनाफा जोड़कर किसान को भाव मिलने लगा तो किसान की आमदनी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बताओ। इसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत हर किसान को 6,000 रुपया सालाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? तो साल में 6,000 रुपया नगद आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? और इतना ही नहीं कि हमने एमएसपी घोषित किया हो। अभी चड्डा जी बता रहे थे 14 में जो गेहूं की खरीद होती थी, जो धान की खरीद होती थी, वो आज 2 गुनी से ज्यादा खरीद हो रही है। 2014 में दलहन और तिलहन नहीं खरीदा जाता था एमएसपी पर। चड्डा जी यहां बैठे हुए हैं, गेहूं और धान की खरीद फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करता है और दलहन और तिलहन की खरीद नेफेड में चड्डा जी करते हैं। अभी मूंग की खरीद जो आपके यहाँ होगी वो मूंग की खरीद इन्हीं के माध्यम से होगी, यही पेमेंट उसका करेंगे। तो हमने सिर्फ एमएसपी नहीं बढ़ाया, हमने खरीद को भी 2 गुना और 3 गुना किया। जिन जिन्सों की खरीद होती थी उसमें और जिन्सों को भी जोड़ा। पिछले दिनों मुरैना में बाजरा क्या भाव बेचा? 2150। और अब एमएसपी कितनी है? 2250। तो बढ़ा क्या नहीं बढ़ा? इसी प्रकार से किसान की आमदनी को 2 गुना करने का प्रयास लगातार सरकार कर रही है। सरकार ने एफपीओ बनाने की भी एक स्कीम प्रारंभ की है, जिसका जिक्र संजीव चड्डा जी कर रहे थे। चड्डा जी एफपीओ के माध्यम से शहद पर काम करने वाले हैं। ये शहद से किसान को भी जोड़ेंगे, उसको प्रोसेस भी करेंगे, उसकी पैकेजिंग भी करेंगे, उसकी ब्रांडिंग भी करेंगे और उसकी मार्केटिंग भी करेंगे। ए से लेके जेड तक जो काम है मीठी क्रांति का,
वो जुम्मा नेफेड ने अपने कंधों पर लिया है। यह मैं समझता हूँ बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, लेकिन जिस प्रकार से नेफेड इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और उसमें सफल हो रहा है, उसके लिए मैं सीएमडी साहब को हृदय से, उनकी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनको बधाई देना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं कि एक लंबे कालखंड से कृषि का क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड बना हुआ है। सारी अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा सकती हैं, लेकिन कृषि की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाती नहीं है। सारी परंपराएं टूट सकती हैं, लेकिन हमारे गांव की परंपरा टूटती नहीं है। अंग्रेजों ने 250 बरस देश पर राज किया, लेकिन अंग्रेज भी बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन हमारे गांव के ढांचे को वो तोड़ नहीं पाए। ये गांव का ढांचा और कृषि की अर्थव्यवस्था, यह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत है। दुर्भाग्य से जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत है, उस पर जितना काम आजादी के बाद होना चाहिए था, वो उपेक्षित रहा। अगर यह उपेक्षित नहीं रहता, तो आज कृषि की अर्थव्यवस्था की इतनी ताकत होती कि हम दुनिया में एग्रीकल्चर के बल पर अपने उत्पाद के माध्यम से दादागिरी करने की स्थिति में होते। लेकिन किसान को जो संबल चाहिए था, किसान को जो सुविधाएं चाहिए थी, वो देने का प्रयत्न नहीं हुआ। किसान को अनुदान पर जीवित रखने का प्रयत्न सरकारों के माध्यम से हुआ, और हम सब जानते हैं कि अनुदान पर और दान पर व्यक्ति जिंदा तो रह सकता है, लेकिन व्यक्ति आगे बढ़कर प्रगति नहीं कर सकता। और इसीलिए कई बार हमारा किसान परेशान और हैरान रहता है। हमारे देश की ये दुर्भाग्य है कि खेती तो है, किसान की संख्या भी है, लेकिन देश में 86% किसान 5 बीघा से नीचे के रकबे वाला किसान है। अब हम अनुमान लगा सकते हैं 100 में से 86 लोग अगर 5 बीघा से कम के काश्तकार हैं, तो वो क्या अपने खेत में निवेश कर पाएंगे। और 5 बीघा से कम का काश्तकार होता है, तो हमारे यहाँ शादी ब्याह भी मोड़ी मोड़ों के नहीं होते, उसके यहाँ होता है कि नहीं होता बताओ। लेकिन 5 बीघा खेती में आप गेहूं और धान करोगे तो घर का गुजारा भी ठीक से नहीं चलेगा। लेकिन 5 बीघा खेत के साथ आप शहद का भी काम करोगे, 5 बीघा खेत के साथ आप थोड़ा बहुत हॉर्टिकल्चर का काम भी करोगे, थोड़ा फूल और फलों का भी काम करोगे, सीजनल सब्जियों का भी काम करोगे, तो यही 5 बीघा खेत आपके घर को भी चलाएगा और 4 पैसे बचाने के काम भी आएगा, जिससे कि आप अपनी हैसियत को सुधार सकते हो। और इसलिए आज राजवीर सिंह जी यहाँ बैठे हुए हैं, ये हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं और हॉर्टिकल्चर बोर्ड का काम भी इनकी तरफ है। आज ग्वालियर में हॉर्टिकल्चर बोर्ड का कार्यालय शुरू हुआ है। ग्वालियर मुरैना से सबसे ज्यादा नजदीक है। मुरैना के लोग, भिंड के लोग, डबरा के लोग सबसे ज्यादा इस कार्यालय का लाभ उठा सकते हैं। हॉर्टिकल्चर के माध्यम से अपनी खेती में मुनाफा कमाने की स्थिति में आ सकते हैं।
हॉर्टिकल्चर बोर्ड का एक राज्य में एक ही कार्यालय होता है, लेकिन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने इस चंबल के क्षेत्र को देखते हुए एक और कार्यालय भोपाल की बाद ग्वालियर में खोला है, जिससे कि चंबल और बुंदेलखंड क्षेत्र के लोगों को लाभ मिले। और यह कार्यालय मध्य प्रदेश के 21 जिलों को कवर करेगा, लेकिन ग्वालियर में है, इसलिए सबसे ज्यादा लाभ आप सब लोगों को मिल सकता है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कुछ दिन पहले नूराबाद पर इजराइल और भारत दोनों सरकारों के संयुक्त तत्वाधान में एक्सीलेंस सेंटर उसका शिलान्यास किया गया है। वो एक्सीलेंस सेंटर ट्रेनिंग भी किसानों को देने वाला है और टेक्नोलॉजी भी देने वाला है। वह काम भी राजवीर सिंह जी के प्रयत्नों से ही सिरे चढ़ा है। इसलिए आज राजवीर सिंह जी और चड्ढा जी दोनों लोग आज चंबल की धरती पर उपस्थित हैं और दोनों अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। एफपीओ के माध्यम से कुल मिलाकर यही कल्पना है। शहद का एफपीओ एक पक्ष है, यहाँ बहुत सारे पॉलिटिकल लोग भी बैठे हुए हैं। अभी अगर मैं कार्यक्रम खत्म करूंगा तो मुझे 2 ही 3 प्रकार की दरखास्तें मिलेंगी। या तो गांव का सचिव हटा दो, या पुलिस की रिपोर्ट करा दो, या गलत पुलिस की रिपोर्ट हो गई है उसकी जांच करवा दो। कोई नहीं ये कहेगा कि खेती को आगे कैसे बढ़ाया जाए। ये हमारी कमजोरी है और इस कमजोरी को दूर करना यह समय की जरूरत है। आज एफपीओ के माध्यम से अगर 5-5 बीघा के 300 किसान जुड़ जाएं तो उनका रकबा बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? 5 बीघा वाले के पास कोई नहीं आएगा, लेकिन अगर 300 जुड़ गए तो खेती कितनी हो गई? कितनी हो गई? 1500 बीघा हो गई ना। 1500 बीघा किसी बड़े बड़े जागीरदार पर भी नहीं है, लेकिन ये छोटा किसान अगर मिल जाएगा तो 1500 बीघा का रकबा हो जाएगा। 1500 बीघा में जब आप खेती करोगे तो एक प्रकार का खाद खरीद सकते हो, एक प्रकार का बीज खरीद सकते हो, एक प्रकार की सिंचाई कर सकते हो, एक प्रकार का पेस्टिसाइड उपयोग कर सकते हो। तो जब 300 लोग मिलकर 1500 बीघा में एक ही प्रकार का उत्पादन करेंगे तो वो क्लस्टर के रूप में विख्यात होगा क्या नहीं होगा? जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए 300 किसानों ने मिलकर तय किया कि हम जैविक गेहूं पैदा करेंगे, तो 300 अभी 5 बीघा का किसान अगर जैविक खेती करता भी है तो उसका गेहूं कोई खरीदता नहीं है, उसको मार्केट मिलता नहीं है। लेकिन अगर 1500 बीघा में जैविक गेहूं पैदा होगा और अगर आप उसको पोर्टल पर डाल दोगे तो दुनिया में से कोई भी ग्राहक आपके पास आ जाएगा, क्योंकि आपके पास वॉल्यूम भी ज्यादा है। दूसरा, 1500 बीघा खेती के लिए अगर खाद खरीदोगे, बीज खरीदोगे, पेस्टिसाइड खरीदोगे तो ये भी थोक के भाव में मिलेगा। अभी यूरिया का कट्टा 266 का खरीदते हो, डीएपी का 1200 का खरीदते हो, लेकिन जब आप 5 ट्रक खरीदोगे एक कट्टे की जगह तो कम पैसे में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो हर किसान को बचत होगी कि नहीं होगी? तो लागत भी कम होना चाहिए और मुनाफा भी ज्यादा होना चाहिए। नए नए बीजों का आविष्कार हो, यह समय की आवश्यकता है। इस दिशा में आईसीआर बहुत तेजी के साथ काम कर रहा है। मुझे शिवमंगल सिंह जी बता रहे थे कि पिछले बार ये आईसीआर का बीज लेके आए। बोले भाई साहब कि हम बरसों से खेती कर रहे हैं,
लेकिन इतना उत्पादन किसी और बीज में नहीं हुआ। तो उन्नत बीज, उन्नत फसलें और उन्नत फसलें तकनीकी के साथ अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी आमदनी बढ़ेगी। एफपीओ के साथ ये भी सुनिश्चित किया है कि 5 बरस तक आपके इस संगठन को परवरिश करने के लिए केंद्र सरकार 6,850 करोड़ रुपया खर्च करेगी। खेत में बुवाई से लेकर मार्केटिंग तक सीबीबीओ आपका मार्गदर्शन करने के लिए खड़ा रहेगा। आपके एफपीओ का अकाउंटेंट होगा, आपके एफपीओ का कोई सीओ होगा, उसको भी 5 साल तक तनख्वाह मिले, यह भारत सरकार की जिम्मेवारी होगी। 5 साल में आप खड़े हो जाओ और 5 साल में आप आत्मनिर्भर हो जाओ, फिर अपना काम आगे बढ़ाओ। इस दिशा में भारत सरकार काम कर रही है। कैसे भी हमारा किसान आत्मनिर्भर बने। जब किसान आत्मनिर्भर बनेगा तभी हमारा भारत आत्मनिर्भर बनेगा। इसी प्रकार से आज आप सब लोग अनुभव कर रहे होंगे कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोल्ड स्टोरेज हो, वेयर हाउस हो, किसान के काम नहीं आ पा रहा। कोल्ड स्टोरेज थोड़ा बहुत आलू के किसानों के काम आ जाता है, लेकिन वेयर हाउस तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा। वेयर हाउस तो पूरा का पूरा व्यापारियों का ही काम आ रहा है, क्योंकि बनाया उसको व्यापारियों ने। व्यापारियों के लिए भी वेयर हाउस जरूरी है, लेकिन कृषि अधोसंरचना उसे कहते हैं जिसका लाभ किसान को मिले। लेकिन मैं अपने गांव में रहता हूं, मेरे यहाँ 10 कुंटल गेहूं पैदा हुए, तो वो 10 कुंटल गेहूं अगर मुझे ऐसा लगता है कि अभी जरूरत नहीं है, जब अच्छा भाव मिलेगा तो मैं बेचूंगा, तो मेरे गांव में वेयर हाउस नहीं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जब गांव में होगा तो किसान ये सोच सकता है कि मैं 25-50 कुंटल 2 महीने रोक के बेचूंगा जब अच्छा भाव मिलेगा। लेकिन आज उसके पास साधन नहीं है, घर में रखने के लिए जगह नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का प्रावधान किया है, और इसमें हमारी कोशिश है कि ये रूट एफपीओ के माध्यम से हो, पैक्स के माध्यम से हो, एग्री स्टार्टअप के माध्यम से हो, या किसानों के समूह के माध्यम से हो। क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि मुरैना में वेयर हाउस इस 1 लाख करोड़ से बने। हम चाहते हैं ये अगर वेयर हाउस बनना है तो सिकरवारी के नंदपुरा गांगोली में बनना चाहिए। ये वेयर हाउस बनना है तो चिरौनी में बनना चाहिए। ये वेयर हाउस बनना है तो कुथियाना के आसपास बनना चाहिए। जब वहां बनेगा तो 2-5 किलोमीटर का किसान है, वो निश्चित रूप से उस वेयर हाउस का लाभ ले सकता है। और मोदी जी ने कृषि कानूनों को बदला है। अभी ये झंझट चल रहा है, थोड़े दिन में जब ये कानून लागू हो जाएंगे ना, तो मैं आपको बता रहा हूं, मंडी में किसी को गेहूं, धान या कोई उत्पादन लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये व्यापारी आपके यहाँ पहले से चक्कर लगाने लगेगा कि भाई साहब जितना भी गेहूं पैदा होगा या जितना भी दलहन पैदा होगा, इस भाव पे मैं ही खरीदूंगा, किसी को दे मत देना। अगर गांव से ही खरीद होगी तो वो लंबा क्यों ले जाएगा, गांव के ही वेयर हाउस का उपयोग करेगा। और गांव में जब वो खरीदने के लिए जाना शुरू कर देगा, जब इस एक्ट का पूरी तरह पालन सुनिश्चित हो जाएगा, तो किसान का डीजल का खर्चा भी बचेगा ना। अभी छोटा किसान तो मंडी ला ही नहीं पाता, छोटे किसान को तो एमएसपी का भी लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि उसके पास उत्पादन ही इतना कम होता है
कि वो लाए तो किराए में ही मर जाए, और अगर भाव नहीं मिल पाए तो संजय को वापस ले जाए तो डबल किराया लगे। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार इस बात की कोशिश की है कि किसान की आमदनी बढ़े, किसान समृद्ध हो, कृषि के क्षेत्र में भारत के जीडीपी का योगदान बढ़े, हमारे कृषि उत्पाद जो हैं उनकी गुणवत्ता इतनी अच्छी हो कि दुनिया में लोग कहें कि भारत का कृषि उत्पाद चाहिए, भारत का फल चाहिए, भारत की सब्जी चाहिए, भारत का गेहूं चाहिए, भारत का चावल चाहिए। ये साख हमारी बन सकती है। इस स्थिति में हमारा किसान है और आज सरकार किसान के पूरी तरह अनुकूल है, तन मन और धन तीनों प्रकार से। और इसलिए इस अवसर का लाभ हम सब लोगों को उठाना चाहिए। आज मध्य प्रदेश में केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग कम होता है। एक जमाना था जब सब लोग ये मानते थे खेती के क्षेत्र में कौन आगे, तो सहसा नाम आता था हरियाणा और पंजाब आगे। लेकिन आज मध्य प्रदेश में पंजाब को भी पछाड़कर मध्य प्रदेश नंबर 1 पर गेहूं उत्पादन के मामले में खड़ा हुआ है। पंजाब और हरियाणा में गेहूं पैदा कितना ही हो, लेकिन पंजाब और हरियाणा का किसान अपना पैदा किया हुआ गेहूं कभी खाता नहीं है। एक एक दाना एफसीआई को तुला देता है। और आप पंजाब और हरियाणा में जाकर देखो, वहां पर जब आदमी आटा या गेहूं खरीदता है तो हरियाणा और पंजाब का किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे अन्य व्यक्ति हो, वो उसी दुकान पर जाता है जिस दुकान पर बड़े अक्षरों में बोर्ड लगा रहता है, मध्य प्रदेश के गेहूं का आटा यहाँ मिलता है। मतलब जिसको वो पैदा करता है उसे नहीं खाता, मध्य प्रदेश के आटे को खाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि वह ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज कर रहा है, वो अपनी जमीन को भी जहर कर रहा है और जो उत्पादन कर रहा है वो भी जहर कर रहा है। इसलिए मध्य प्रदेश के गेहूं की साख जैसे पंजाब और हरियाणा में है, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि मुरैना की सरसों की और मुरैना के शहद की साख भी पूरे इंटरनेशनल स्तर पर हो। इसलिए इस प्रकार के कार्यक्रमों की आयोजना भारत सरकार कर रही है। सभी अधिकारी और सभी संबंधित विभाग इस दिशा में लगे हुए हैं। अब आप देखो, कृषि के क्षेत्र में सबसे ज्यादा सब्सिडी है। कृषि के क्षेत्र में फर्टिलाइजर पर 1 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी लगभग 2-3 लाख करोड़ का लगभग हम उपार्जन करते हैं। क्यों संजीव जी? हैं? फिर बीज पर सब्सिडी, फिर बिजली पर सब्सिडी, पेस्टिसाइड पर सब्सिडी, इधर देखो तो सब्सिडी, उधर देखो तो सब्सिडी। पशुपालन पर कोई सब्सिडी नहीं है, मछली पालन पर कोई सब्सिडी नहीं है। लेकिन एग्रीकल्चर का जब ग्रोथ हम मापते हैं ना, तो कृषि के साथ ही पशुपालन और फिशरीज का ग्रोथ भी उसमें जोड़ के आकलन किया जाता है। लेकिन जहां हम भरमार सब्सिडी दे रहे हैं, उनका जीडीपी में कोई योगदान नहीं है। सबसे ज्यादा योगदान फिशरीज का है और उसके बाद पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री का है। अब हम सब जानते हैं कि हमारे गांव में पशु होते हैं, तो मुंह में और खुर में बीमारी हो जाती कि नहीं हो जाती? तो हम लोग कुनैन की गोली वोली भरते रहते हैं, फिनाइल से साफ आफ करते रहते हैं। जो लोग गांव में रहते होंगे थोड़ा अभी करते होंगे, मैं तो बचपन में करता था, अब तो नहीं करता हूं। खुर पका और मुंह पका ये बड़ा रोग है, लेकिन इसको किसी ने संज्ञान नहीं लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि खुरपका और मुंह पका रोग पूरे देश में
समाप्त होना चाहिए और इसलिए 15,000 करोड़ रुपया पशुओं का वैक्सीनेशन के लिए रखा और गांव-गांव में पशुओं का वैक्सीनेशन हो रहा है। आप सब लोगों के ध्यान में होएगा। अब पशुओं का वैक्सीनेशन है, ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि अगर भैंस के खुर में बीमारी है तो भैंस के दूध में भी तो कुछ फर्क आएगा कि नहीं आएगा? दूध में फर्क आएगा तो दूध तो इंसान ही खाएगा, तो जो खाएगा उस पर भी फर्क आएगा। दूसरा, भैंस का जो मांस है, बकरी का जो मांस है, पूरा यूरोप इसलिए नहीं खरीदता कि यूरोप कहता है कि हिंदुस्तान के पशुओं में मुंह पका और खुर पका रोग है। अगर इस रोग का निदान वैक्सीनेशन के माध्यम से हिंदुस्तान कर ले तो हमारी मांस की इकोनॉमी भी इतनी बड़ी हो सकती है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ कदम से कदम और कंधा से कंधा मिलाकर किसान को भी आगे बढ़ना है। यहाँ हमारे सब नेतागण बैठे हुए हैं, पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। सबसे बातचीत करो, ज्ञान देने में कोई पीछे हटता नहीं, लेकिन काम कोई करता नहीं। नदी किनारे के जितने गांव हैं, सब गांव में किसान परेशान और हैरान है। जिनके पास रकबा छोटा है, शहर से दूरी होने के कारण कोई दूसरा कामकाज भी नहीं है, मधुमक्खी पालन के लिए जितने बक्से चाहिए उतने बक्सों की व्यवस्था चड्डा साहब कर सकते हैं। लेकिन हम सब लोगों को सर्वे करके इन एफपीओज में उन किसान को जोड़ना चाहिए, उनको बक्से दिलवाना चाहिए, मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग दिलवाना चाहिए। और जैसा उन्होंने बताया कि शहद पैदा होगा तो वो अपने बूथ पर दे जाएंगे और वहां से पेमेंट ले जाएंगे। ये मधुमक्खी पालन और हनी मिशन मुरैना की गरीबी के जीवन में एक सार्थक बदलाव लाने का उपकरण है। आप सब इस उपकरण से जुड़िए, ऐसी मेरी विनम्र प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय